गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, तहे दिल के साथ में खुशामदीद करते हैं, जीआईनो कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, राम राम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोबारा वापिस जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था। प्रारंभ वापिस वहीं पे जहां तक हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था, उसी जोश और जुनून के साथ में अपने फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और फरवरी देखो बेटा जी, कहते हैं ना काफी दिन छोटे होते हैं फरवरी के, है ना, और वो चलने जा रही है और मार्च अपना बस आने वाला है, लग चुका है लगभग, समझ लो। अब पूरा मार्च जो है उसमें भी कुछ छुट्टियां हमारी आएंगी एक दो दिनों की, है ना, होली की वगैरह। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि इन छुट्टियों के अंतर्गत चलो ठीक है, मस्ती मारो, है ना, मारने भी चाहिए, क्योंकि लगभग 2 सालों से अपने को ढंग से अच्छा एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, अपने को होली मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन खूब मनाओ, मस्ती मनाओ, मस्ती तरीके से, है ना, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ में मनानी है अपने को। और साथ साथ में बेटा जी अभी आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ने का भी अपना अलग अलग जो सिस्टम है, जो आप लोग जिस हिसाब से आप लोग स्टडी करते हो उस हिसाब से बेटा जी आप लोगों को स्टडी करते रहनी है ना। प्लानिंग के साथ में स्टडी करनी कि आज मेरे को चैप्टर नंबर दूसरा या चैप्टर नंबर पहला इस प्रकार से मेरे को सोल्व करना है ताकि मुझे कोई समस्या ना आए। और वैसे नो डाउट समस्या आप लोगों को आने वाली भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरे प्यारे लाडू हो, प्यारे रसगुल्लो हो, है ना, आराम से तुम लोग पढ़ते रहोगे। और फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप लोग मेरे साथ में बेटा जी वो क्लियर कर लिया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। आप लाइव चैटिंग जितनी है वो डिस्कस नहीं कर पाते हम, तो कमेंट में आप लोग जो समस्या है होती हैं वो आप लोग मुझे डाल दिया करो। और चैप्टर नंबर बेटा जी 12 की मैंने आप लोगों को बात बताऊं तो चैप्टर नंबर 12 मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 के अंदर कुछ चीजें बता दी थी, है ना। और वैसे चैप्टर नंबर 12 जो है वो डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर आप लोगों को समझना है, पूछना है चैप्टर नंबर 12 में से, तो वो मेरे को आप लोग एक बार बोल देना, ठीक है ना, वो करवा दूंगा मैं। अब पूरा चैप्टर तो अपने आप हटा हुआ है, तो फिर पूरा चैप्टर अपने डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे आप लोग डिस्कस करते ना। वैसे मैंने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 दोनों एक साथ करवाए थे। चैप्टर नंबर 12 में कई चीजें जो थी इंपोर्टेंट, जैसे इफेक्टिव थे, है ना, प्लस आई माइनस आई आर इफेक्ट वगैरह, वो तमाम चीजें, और आई बेसिक नोमेनक्लेचर जो था चैप्टर नंबर 12 में से, है ना, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में, हेटेरोएटम्स के बारे में, क्लीवेज, होमो क्लीवेज, हेटेरोक्लीवेज, वो सारी चीजें तुम लोगों ने ग्रुप नंबर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को एक साथ में डिस्कस कर लिया था, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा बड़ा समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 अपना काफी लंबा चला था, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 भी मैंने करवाए थे एक साथ में। लेकिन फिर भी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को कंसीडर करना है चैप्टर नंबर 12 में से, तो मेरे को बता देना आप लोग। बाकी तो मैं ये कहूंगा बेटा कि बस आप लोग अब जो पीछे वाला जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको समेटना शुरू करो, आप बड़े तरीके से पढ़ना शुरू करो ताकि कोई समस्या ना हो। चलिएगा, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, कल की क्लास में तुम लोगों ने ग्रुप नंबर 14 के बारे में तुमने डिस्कस कर लिया था, जिसको हम बोलते हैं कार्बन की फैमिली। एंड ग्रुप नंबर 14 के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों तुम लोगों ने बताया भी था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे ग्रुप नंबर 14 में आते हैं और कौन सा एलिमेंट मेटल होती है, कौन सा नॉन मेटल होती है, और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड उसके बाद में बेटा जी तुम लोगों ने पढ़ा कि एटम, अच्छा एक एक पॉइंट तुमने पढ़े थे, जनरल प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पढ़ी कि जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कौन से एलिमेंट्स कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा एटॉमिक साइज तुमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तमाम चीजें तुम लोगों ने पढ़ ली थी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर आई थिंक जाते जाते मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला, है ना, कि वाई आईपी सेकेंड मैक्सिमम ऑफ ग्रुप 13 देन द ग्रुप 14, कि ग्रुप नंबर 13 की आईपी जो सेकेंड है वो ग्रुप नंबर 14 के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती। इसका कारण बताना था आपको, है ना। तो कारण इसका शायद तक कईयों ने बताया भी है, काफी बढ़िया। तो बेटा जिसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये था कि जो ग्रुप नंबर 13 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा NS2Np1, ये होता है ना। और जब इसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए, तो आईपी फर्स्ट देनी पड़ेगी अपने को, आईपी फर्स्ट देनी पड़ेगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो जाएगा, ये एनपी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इस एनपी को यहां से साफ ही कर दो आप, है ना। अब ये जो है बेटा ये स्टेबल हो गया, हा?
आ रही बात समझ में? जैसे एन एस में बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पी पी की बात करें तो बेटा पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एस में केवल ये बचे इलेक्ट्रॉन, एन एस है नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है ये। तो आईपी फर्स्ट जो है इसकी काफी लेस होती है। आईपी फर्स्ट क्या है इसकी? काफी लेस। आईपी फर्स्ट काफी लेस। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो अब आप। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक और निकालना है। तो आईपी हमें क्या देनी पड़ेगी? आईपी सेकंड और देनी पड़ेगी। यहां पे तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब क्या तुम इसमें से आसानी से निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाते, क्योंकि स्टेबल हो रखा है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसलिए हम इसमें से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे आसानी से, इसलिए हमें इसको आईपी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बोरॉन की, सॉरी, ग्रुप नंबर 13 की आईपी सेकंड थोड़ी ज्यादा होती है। और यही बात में अगर मैं मेरे प्यारे साथियों बात करूं मैं ग्रुप नंबर 14 के साथ, तो ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है np2 होता है। हाँ? s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस सेकंड। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन निकालो। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेरे प्यारे साथियों आईपी फर्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आईपी फर्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, अपने साइज छोटा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको आईपी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब ज्यादा देनी पड़ेगी तो मेरे प्यारे साथियों मेरे ख्याल से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बन गया, ये लो। अब इसमें एस में तो उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी में कितने आ गए बेटा? पी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये लो, ये आ गया। ये स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा लेस स्टेबल है, इसलिए क्या करेगा? इसलिए ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकाल देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला आसानी से और निकाल देगा। जब आसानी से निकाल देगा तो इसका मतलब इसको आईपी सेकंड कम देनी पड़ेगी, और जब कम देनी पड़ेगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों NH2 NP0, ये हो जाएगा। तो कहने की मेन बात ये है कि आईपी फर्स्ट इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाता। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो बहुत ज्यादा लेस स्टेबल होता है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपेयर टू ग्रुप नंबर 13 के इजीली निकालता है ये। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगी बातें, है ना। ये वर्ग संख्या 13 का आईपी फर्स्ट कम होता है, लेकिन आईपी सेकंड ज्यादा होता है। और ग्रुप नंबर 14 का आईपी फर्स्ट ज्यादा होता है और आईपी सेकंड कम होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट है क्या? लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं। ये लो, मैं इसका आंसर जो है मैं थ्योरेटिकल लिखवा देता हूं। ये लो, ये वर्ग संख्या 13 का आंसर लिखवा रहा हूं मैं, आंसर, ठीक है ना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होता है एक नहीं लिखेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी फर्स्ट कम, आईपी फर्स्ट की कम आवश्यकता होती है ना, ऐसे लिख लो। आईपी फर्स्ट कम होती है, ऐसे देख लो, आईपी फर्स्ट कम होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात इसका विन्यास स्थायी हो जाता है। इसलिए ग्रुप नंबर 13 से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से
नहीं निकाला जाता, अर्थात आईपी सेकेंड अधिक होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तो ग्रुप नंबर 13 की बात हो गई। अब ग्रुप नंबर 14 की बात अगर आप लोग साथ में लिखो तो लिखोगे ऐसी, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार वर्ग 14 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 होता है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता क्योंकि आकार छोटा होता है, इसलिए आईपी फर्स्ट क्या होती है बेटा? आईपी फर्स्ट अधिक होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद इसका विन्यास NS2 NP1 हो जाता है, जो एक अस्थायी विन्यास है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है? आसानी से निकाला जा सकता है, अर्थात आईपी सेकेंड कम होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी लिखने से बेटर ये है, आप तो क्या करो, बस आप तो ये दो चीजें याद कर लो, ये वाली कि ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका विन्यास स्टेबल हो जाता है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, आईपी सेकेंड ज्यादा होगी। और यही मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका विन्यास ये हो जाता है, जो एक लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी नहीं है ज्यादा, ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। बोले तो आईपी सेकेंड की क्या होगी? कम होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्यों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम होता, आई एम सॉरी, आईपी कम क्यों होती है और आईपी ज्यादा क्या होती है। बात आ गई समझ में? अगर आप लोग फिर भी लिखना चाहते हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, है ना। इंग्लिश वाले आप लोग लिख सकते हो, मेरे ख्याल से वी नो दैट द ग्रुप नंबर 13 हैव द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, है ना, ये होता है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव, बट आफ्टर द रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल, और उसके बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है हाईली, सो वी कांट इजीली रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप नंबर 13. So IP second is maximum, the IP second maximum of the group number 13. और यही बात, ऐसी बात अगर मैं ग्रुप नंबर 14 के लिए बताऊं तो क्या लिखेंगे अपने? The general electron configuration of the group number 14 is this, but after remove the first electron, the configuration of the group number 14 is this, which is a less stable configuration, so second electron easily removed. This means we can say that the IP second of the group number 14 is less देन द ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 14 की आईपी सेकेंड जो होती है वो लेस होगी, किसके कंपेयर में? ग्रुप नंबर 13 के कंपेयर में। तो मेरे ख्याल से आप लोग लिख लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइएगा आगे चलते हैं अपने अगला पॉइंट देखो अब अपने। तो अगला टॉपिक हेडिंग डालते हैं बेटा जी, हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़ लिया था, है ना, एटॉमिक साइज पढ़ लिया तुम लोगों ने, और एटॉमिक साइज के बाद में तुमने बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आपने आईपी भी पढ़ ली। अब अगली हेडिंग डालो बेटा EN। हाँ,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। जी हां, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा EN से, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद आई कुछ, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो बेटा जी तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा ये? हाँ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है कि नहीं रखता? एक इलेक्ट्रॉन को करेगा, ये सभी को करता है, सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, जितने भी, किसी भी सेल में हो, चाहे वो किसी भी सेल में हो, सभी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखेगा ये। हाँ, नो डाउट, जो पास में होगा उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो थोड़ा दूर होगा उसको कम अट्रैक्ट करेगा, जो थोड़ा और ज्यादा दूर होगा वो थोड़ा और कम अट्रैक्ट होगा, लेकिन करेगा सभी को अट्रैक्ट। So we know that the nucleus have the positive charge and the electron have the negative charge. So nucleus is attract the electron towards them. This phenomenon is known as electronegativity. हम जानते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है। उसी पावर को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मुझे लगता है उसका EN भी उतना ज्यादा होगा। जितना बेचारे का अट्रैक्शन कम होगा, मेरे ख्याल से उसका EN भी क्या होगा? कम होगा। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये लो, अब एक तो एटम तुम्हारे पास ये है और एक एटम ये है, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। मुझे बताओ इन दोनों में से EN किसका ज्यादा होगा? ये A एटम है, ये B एटम है। मुझे फास्टली आंसर बताओ बेटा जी कमेंट बॉक्स में लिख के कि इन दोनों में से EN किसका ज्यादा होगा? विच एलिमेंट A और B हैव मैक्सिमम EN? इन दोनों में से EN किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा? बताओ दोनों में से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडू। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ग्रुप नंबर 13 को तुमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 को तुमने डिस्कस किया हुआ है तसल्ली के साथ, तो मेरे ख्याल से आप लोग बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं करोगे। ए का क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या है? छोटा। अगर साइज छोटा होगा तो मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन काफी पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोले तो EN इसका ज्यादा और इसका EN कम। साइज बड़ा होगा तो मेरे प्यारे साथी इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर होंगे और अट्रैक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक माइंड में ये बात फीड हो चुकी है कि साइज अगर छोटा होगा तो EN ज्यादा, साइज अगर बड़ा होगा तो EN कम होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पता होगा कि कार्बन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, जर्मेनियम के नीचे, टिन के नीचे Pb आता है कि नहीं आता? और आप लोग ये भी जानते हो कि साइज की अपने बात करें तो इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होता जा रहा है तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो EN भी क्या होता जाएगा? EN मेरे बाबू घटता जाएगा, है ना। तो कार्बन का EN सबसे ज्यादा और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए वैसे वैसे EN कम। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात पता चल गई होगी कि ग्रुप नंबर 14 में कार्बन की अगर अपने बात करें तो कार्बन का EN ज्यादा होता है, सिलिकॉन का EN थोड़ा कम हो जाएगा, सिलिकॉन से भी थोड़ा कम बेटा जी जर्मेनियम का, और जर्मेनियम से भी कम जो है बेटा जी टिन का। और ये ध्यान रखना, टिन और लेड का जो EN है ना लगभग बराबर सा रहता है, ठीक है। इन दोनों का EN जो है वो लगभग ऑलमोस्ट बराबर सा रहता है। तो ये ध्यान रखना बेटा जी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। देखो वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है अपने को इनकी, है ना। अपने वैल्यूज ऐसे फाइंड करने की आवश्यकता नहीं कि कितनी इनकी EN कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। ये तमाम चीजें जो है वो आगे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को उनको पढ़ने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अपने को तो केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पे अपने इनकी बातें ये ध्यान रखनी है कि किसका EN ज्यादा होगा, किसका EN कम होगा, ऊपर से नीचे आने पर EN में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तमाम बातें आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ ठीक है, टिन और लेड का लगभग बराबर होता है, लगभग वैसे होता है हमारा लेड का कम होता है लेकिन लगभग बराबर लिख सकते हैं अपने ना। हाँ ऑलमोस्ट बराबर ऐसे लिख लेते हैं अपने, ऐसे रहने दो, ऐसे लिख लेते हैं अपने, ये लिखिए ऐसे, ठीक है ना। हाँ ऐसे लिख लेते हैं अपने, कोई दिक्कत? तो लगभग बराबर सा रहता है।
या फिर थोड़े से अपन बात करें तो टिन का थोड़ा ज्यादा होगा, लेड का थोड़ा सा कम, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर सा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि ग्रुप नंबर 14 में ऊपर से नीचे आने पर EN पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साइज बढ़ेगा, नो डाउट साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। अच्छा, इसी EN की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं कंपेयर करूं बेटा जी ग्रुप नंबर 13 के साथ, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, मुझे बताओ किसका EN कम होगा और किसका EN ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझा दोगे, हाँ हाँ, क्या समझाओगे, समझा दोगे क्या। तो तुम्हें पता है इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज पता है आपको घटता है, तो इसका एटॉमिक साइज छोटा और इसका एटॉमिक साइज बड़ा। एटॉमिक साइज बड़ा तो मेरे प्यारे साथियों इसका EN कम और इसका EN ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि ग्रुप नंबर 13 का जो EN होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा, और ग्रुप नंबर 14 का जो EN है वो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चिंता करने वाली बात नहीं है, ये तो आसानी से आप लोग बता सकते हो, है ना। लेकिन क्वेश्चंस कहां पे आते हैं वो भी आप लोगों को मैं बताता जाता हूं साथ साथ में। तो ये पॉइंट हो गया बेटा जी हमारा EN के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात होगी, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को शायद तक यहां तक। चलिएगा, लिखना चाहो तो यहां पे लिख लो आप लोग, वर्ग 13 के तत्वों का आकार वर्ग 14 से बड़ा ना, ऐसे लिख लेते, 14 से बड़े होते हैं, इसलिए इनका EN कम होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ध्यान रखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के बाद बोरॉन आएगा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, इधर सिलिकॉन आएगा, इनकी बात करनी, इनकी, है ना। जैसे बोरॉन की बात करनी और इनकी बात करनी, इन दोनों की अगर अपनी बात करें तो EN किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा EN। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, इन दोनों की बात करें तो साइज इसका बड़ा, इसका साइज थोड़ा और छोटा, तो EN किसकी ज्यादा होगी बेटा, इसकी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे नहीं काम करेंगे, बोरॉन और सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे अपने ऐसे बात करेंगे ऐसे इन दोनों की। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप नंबर 13 का EN कम होगा और ग्रुप नंबर 14 का EN जो होगा वो कुछ थोड़ा कंपेयर उसकी तुलना में ज्यादा होगा। क्लियर है। तो ये थी बातें हमारी इसके बारे में। चलिए अगले पॉइंट हेडिंग डालते हैं अपने, समझ में आ रहा है क्या ना। अब फिर इसके आगे चलते हैं अपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, आगे बात करते हैं अपने मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये लो, धात्विक गुणधर्म, धात्विक गुणधर्म, मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या बेटा, मेटल में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी पता ही आपको, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है ना। सोनोरस की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब कई सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो वही बात करेंगे अपने। तो उसमें ज्यादा खास बातें लिखनी नहीं है अपने को, तो बस सिंपल सी बात लिखनी है। क्या लिखनी है कि ग्रुप नंबर, अच्छा मैंने अभी बताया भी था आपको कि सॉरी, कार्बन से नीचे आए सिलिकॉन के नीचे आए जर्मेनियम के बाद में नीचे आए टिन के बाद में नीचे आए पीबी। मैंने बताया भी था कि दोनों मेटल है ही नहीं, ये मेटलॉइड से बेटा, और ये बेटा जी नॉन मेटल है। तो हो क्या रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे तो हो क्या रहा है, नॉन मेटल से मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड से मेटल हो गए, मतलब अ धातु से उपधातु। अच्छा उपधातु क्या होती है, मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है ना। मेटल की भी पाई जाती है, नॉन मेटल की पाई जाती है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, उपधातु। तो देखो अ धातु से उपधातु हो गया, उपधातु से धातु होगी। मतलब कहने की मेन बात यह है कि वर्ग संख्या 14 में ऊपर से कहां नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं बेटा,
धात्विक गुण बढ़ते हैं। बात आ गई समझ में? हाँ, कोई कंफ्यूजन है क्या? मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप शायद तक। तो ग्रुप नंबर 14 में ऊपर से जब नीचे आओगे बेटा जी, तो मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? ज्यादा होगी, धात्विक गुण बढ़ेंगे। क्या होंगे? धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना। तो अच्छा, बताना है तो ये बता सकते हो कि कार्बन में धात्विक गुण कम होता है, सिलिकॉन में धात्विक गुण ज्यादा, जर्मेनियम में और ज्यादा, टिन में और ज्यादा, और सबसे ज्यादा धात्विक गुण होगा पीबी में, है ना? ये किसका ऑर्डर लिखा है तुमने? धात्विक गुण के आधार पर, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ मेटलिक प्रॉपर्टीज। मेटलिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लिखा हम लोगों ने ये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि किसके बेसिस पर हम लोग किस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है क्या? ग्रुप नंबर 14 में ऊपर जब नीचे आते हैं तो धात्विक गुणधर्मों में क्या होगी? वृद्धि होगी। हो जाएगा ये? हाँ, आ जाओ इसके आगे चलते हैं फिर अपने अगली बात पर चलते हैं अपने बेटा। ये अगली बात है हम लोगों के किसके बारे में डिस्कस करें? केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पढ़ लेंगे बाद में। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले अच्छा मेटलिक, हाँ ये लिख लो आप लोग, ले लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व क्वथनांक बिंदु या गुणधर्म। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। देखो सिंपल सी बात है बेटा जी कि जब अपने जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं। मेटलिक धात्विक ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और धातु में धात्विक बंध पाया जाता है, मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आ रही बात समझ में? अगर काफी मेटलिक बॉन्ड, आई एम सॉरी, मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर अपने उसको आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते, है ना? मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो सिंपल है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे, जर्मेनियम के नीचे, टिन के नीचे पीबी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर बेटा जी धात्विक गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मेरे प्यारे साथियों मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आ रही समझ में? लिखना है क्या? लिख लो। क्या लिखोगे? When we move up to down in group 14, then metallic properties is increases, so MP and BP also increases due to metallic bond। बात समझ में आ गई कि जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप नंबर 14 में तो मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, और मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मेटलिक बॉन्ड की वजह से। हाँ, मेटलिक बॉन्ड की वजह से बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। कोई डाउट यहां तक? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं आता होगा, समझ लोगे आप लोग।
कि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ ग्रुप नंबर तुम्हारे पास में 13 है और ग्रुप नंबर तुम्हारे पास 14 है ना, ग्रुप नंबर 14 है। ये लो, इनमें से मुझे कोई बताएगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ मुझे बता दो। ये तो मैंने बता दिया कि ग्रुप नंबर ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बट इसमें से मुझे कोई बता पाएगा क्या कि ग्रुप नंबर 13 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या ग्रुप नंबर 14 का एमपीबीपी ज्यादा होगा? बताओ। मारो तुक्का मारो आप, है ना। कहते हैं कि जब दो चीजें होती हैं तो 50% हमारी चीजों का गलत होने के चांसेस रहते हैं और 50% चीजों का सही होने का चांसेस रहता है अपना। तो बताओ फिर आप कि ग्रुप नंबर 13 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या ग्रुप नंबर 14 का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ ग्रुप नंबर 14 का क्या 13 का? आ जाओ बताता हूं मैं आपको। देखो मैं बात करूं बेटा, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर हुआ नहीं ना, चलो मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर 13 का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने पढ़ा था +3, है ना। अच्छा इसका पढ़ा नहीं, चलो मैं बताऊंगा अभी। और ग्रुप नंबर 14 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो कितना होता है? +4 या -4। हाँ यानी कि ये बेटा 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं ये वाले ग्रुप नंबर 13 वाले। और ये वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं ये बजाय 3 बना रहे हैं और वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंसी 4 होने की वजह से। अब 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे ये, हाँ स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे ये, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ग्रुप नंबर 14 का बेटा जी ग्रुप नंबर 13 के कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप नंबर 14 वाले जो है बेटा जी उनकी ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कहूं वो 4 होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 13 वालों की वैलेंसी बेटा जी 3 होती है। इसलिए वो ग्रुप नंबर 13 वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, और ग्रुप नंबर 14 वाले जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। हाँ जी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था अभी, वो कर लेते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या। क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या बेटा? हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, या फिर ऐसा कहें कि आउटरमोस्ट शेल में जितने एटम पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सॉरी, है ना। आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, वैलेंसी भी बोल सकते हो आप इसको, ऑक्सीकरण संख्या। तो याद रखना ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट है मेरे प्यारे साथियों हैव 4 and -4, बट लिखते हैं इसको अपने, हैव +4 and -4 ऑक्सीडेशन नंबर। आ रही बात समझ में? यानी कि जो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना बेटा वो +4 के फॉर्म में भी आती है और -4 के फॉर्म में भी आती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बेटा? गेन भी कर सकते हैं। ये बात आ रही समझ में? हाँ तो ये चीजें हम लोगों ने ध्यान रखनी है कि किस ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट हैं हमारे, जैसे कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, है ना, ये वाले जो एलिमेंट हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +4 या -4। अच्छा बट ड्यू टू ऐसे इनर्ट पेयर इफेक्ट याद हो क्या आपको? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट
इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बताया था अक्रिय युग्म प्रभाव, याद आ रहा है कुछ, कि जब अपने पी ब्लॉक में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो 2 ऑक्सीजन संख्या के अंकों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसी को तुम क्या कहते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है। हाँ तो देखो जनरली ग्रुप नंबर 14 वाले +4 और -4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, जनरली शो कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से बेटा जी जो नीचे वाले जो एटम है हमारे, वो नीचे वाले एटम क्या शो कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो पीबी है वो सबसे नीचे नीचे आता कि नहीं आता, हाँ, इसलिए पीबी जो है वो +4 नहीं बल्कि +2 के फॉर्म में पाया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या? हाँ तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि जो पीबी है वो +4 नहीं बल्कि पीबी +2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो PbCl2 बनाता है ना कि PbCl4 बनाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन बाकी जो एलिमेंट है जैसे कार्बन है ना, वो कार्बन CCl4 बना लेता है, सिलिकॉन CCl4 बना लेता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये बन जाते हैं, लेकिन PbCl4 नहीं बनता, PbCl2 बनता भैया। प्रश्न आएगा, देखिए ऐसे आते हैं क्वेश्चन, why PbCl2 why CCl4 is possible but PbCl4 not possible। क्या कारण है कि CCl4 पॉसिबल है लेकिन PbCl4 पॉसिबल नहीं है? लेकिन है तो दोनों एक ही ग्रुप के ना, देखो ग्रुप तो एक ही है बेटा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम के नीचे टिन के नीचे पीबी आता है। तो जो प्रॉपर्टीज इनकी होगी वो सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर ही तो होगी, लेकिन फिर भी देखो ये CCl4 बना लेता है बेचारा, ये PbCl2 ही बना पाता है। प्रश्न ऐसे आता है कि ये बन जाता है लेकिन ये PbCl4 नहीं बनाता, PbCl2 बनाता है। कारण क्या है? कारण ये दिख रहा है आपको, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 13 ही नहीं जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ना बेटा वो हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ऊपर से नीचे आने पर उनके ऑक्सीजन संख्या में 2 अंकों की कमी आ जाती है ना। अब ये क्यों आती है? आउटर सेल की वजह से आती है बेटा जी। आउटर सेल के सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखना। इसलिए केवल वो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि क्यों डिक्रीज हो जाती है इनकी ऑक्सीजन संख्या, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ में आ गई क्या कि क्यों दिखाते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं। तो आइएगा इसके आगे चलते हैं अपने। अब कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने करके लाने हैं बेटा, है ना। उन क्वेश्चंस का आप लोगों ने जवाब देना है। लीजिए अगली क्लास में आएंगे, फिर अगली क्लास के अंतर्गत इन क्वेश्चंस का आप लोगों के साथ में गुफ्तगू करेंगे हम। पहली बात ये लो BF6 - 2 is not possible but AlF6 possible। BF6 माइनस संभव नहीं, संभव जबकि AlF6 माइनस संभव है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे आपके लिए, ये लो, ये भी बता दे, वो ही लिख लेते हैं अपने। CCl4 is possible but PbCl4 not। Why? CCl4 संभव है जबकि PbCl4 नहीं।
क्यों? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीकरण संख्या याद करनी है, BF3 में B की याद करनी है, CH4 में C की याद करनी है, तीसरा PbSO4 में Pb की याद करनी है, और नंबर चौथा आप लोग लिख लो SiO2 में Si की याद करनी है। ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं, और इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने तसल्ली के साथ में बेटा जी सोल्व करना और करने की कोशिश करना है ना। जो होते हैं वो करना, और जो नहीं होते फिर वो मैं करवाऊंगा बेटा जी, है ना। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, और हो सकता है ये भी आप लोग क्वेश्चन कर ही लोगे, है ना। तो बेटा जी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं हमारे, जिनको हम लोगों ने तैयारी करनी है। देखो मैं आप लोगों को मतलब इजी तरीके से भी आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं, और क्वेश्चंस किस प्रकार के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो तरीका भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं। ठीक है बेटा जी, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करके देखना, और सोल्व अगर नहीं होते हैं तो फिर अपने कल वापस अपने क्लास में ला करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अपने। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी या कैसे लगी होगी, तो आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करो प्लीज, है ना। तो ताकि हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाओ। और होली आने वाली है ना, होली में फुल मस्ती मारना, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में, है ना। मस्ती के साथ में अपने को होली मनानी है, और थोड़ा अपने आप को थोड़ा विशेष ध्यान रखो बेटा जी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत अगली क्लास में, और अगली क्लास में बेटा जी इन क्लासेस को, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, और क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में अपने शुरू कर देंगे ग्रुप नंबर 14 की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपने केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में, करना मत भूलना, क्योंकि कल अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और सभी जो है बेटा जी पढ़ना शुरू करो आप लोग, है ना। काफी अच्छा तुम लोग साथ में जुड़ते हो मेरे, और जल्द ही आप लोगों का बस 1-2 दिनों के अंदर हो सकता है आपके मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है बेटा जी, हंसते रहना, खिलाते रहना, मस्त के साथ में, छोटों से प्यार करना और बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।